बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, यकीनी तौर पर आपको आज ये कहना पड़ेगा कि जो प्रेडिक्शन मैंने की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से आज वो दुरुस्त साबित हुई है और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो हुक्म इम्तना दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। इस पर बात करेंगे। और अब जो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहे, इस पर भी बात करेगी। और पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या होगा, इस पर भी आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ एक और केस के अंदर इमरान खान साहब पर और फवाद चौधरी पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और एक अफसोसनाक खबर है ईरान से, जहां आपको पता है कि आज जनरल कासिम सुलेमानी के जो बरसी है उसके मौके पर दो बड़े धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं उसके अंदर शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान पर पेशावर हाई कोर्ट ने अपना जो हुक्म इम्तना है उसको वापस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, क्योंकि अब चेयरमैन तो वो रहे नहीं बैरिस्टर गौहर अली, अब उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया गया है। आपको ये अपडेट करें कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने महफूज फैसला सुनाया था। गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया गया था और मैंने अपनी कल की वीडियो में ही आपको ये बता दिया था कि पीटीआई के लिए मुश्किलें कम नहीं बल्कि बढ़ेंगी और ये फैसला उनके अगेंस्ट आएगा। और देखिए, सेम वैसा ही हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना हुक्म इम्तना जो है वो वापस ले लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया गया है और अब बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो भी पीटीआई के अब चेयरमैनशिप से महरूम हो गए हैं। इसके बाद अडयाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि फैसले के खिलाफ कल ही हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। अब करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखेंगे, जो भी जीतेगा लेकिन जमहूरियत की हार होगी। उन्होंने कहा कि हमें सियासी इंतकाम का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुके हैं कि इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी को खत्म करने के मुतरादिफ है और मुझे 99% यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमें बल्ले का निशान वापस दिलाएगी। और मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि बैरिस्टर गौहर को ये यकीन किस तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी जितने डिसीजन दे रही है वो ऑलरेडी आप देखिए कि उनके खिलाफ ही हमें नजर आ रहे हैं, तो किस तरीके से वो इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो पीटीआई को वापस दिलाएगी। ये भी वैसे खुश कलामी है बैरिस्टर गौहर साहब की, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उनको कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। और 26 दिसंबर को पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया था। और अब उसके बाद कल एक समाअत हुई थी जिसमें ये फैसला जो है इनके 2 जनवरी को महफूज किया गया था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था। और अब इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो महफूज फैसला इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुनाते हुए पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान एक बार फिर जो है वो छीन लिया गया है। एक और खबर जिसके ऊपर बात करना जरूरी है और वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी जो है उन पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने से मुतालिक मुकदमे में फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के रुकन निसार दुलानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान जो हैं उन्होंने अडयाला जेल में जाकर उन दोनों मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की, लेकिन मुलजमान ने फर्द जुर्म से जो है वो इनकार किया और इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने इस मामले में शवाहिद पेश करने और गवाहान को तलब करने के लिए 16 जनवरी की तारीख जो है वो मुकर्रर की है। तो ये भी एक बड़ी अहम खबर है कि एक और केस में खान साहब जो है उनके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जा चुकी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल जो हैं उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो है वो रो के माफ़ी मांग ली है। आज उनका एक वीडियो बयान जो है सामने आया था जिसमें उनकी जानिब से एक तरफ जो है ये गिले शिकवे किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करने के चक्कर में जो है लगी रहती है और उनको इंतखाबी मुहिम भी चलाने नहीं दी जा रही है। और उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि 9 मई को जो भी हुआ मैं उसकी मजम्मत करती हूँ और मैं उससे पूरी कौम से उसकी माफ़ी भी मांगती हूँ। जरताज गुल एक बड़ी अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन अब क्योंकि वो माफ़ी मांग चुकी हैं तो यकीनी तौर पर उनके ऊपर लगे जितने भी इल्ज़ामात हैं शायद वो तमाम दाग धुल सकेंगे। आपको बता दें कि गुजरावाला के अंदर जो है समेत हमाद अजहर साहब इनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 रहनुमाओं के ऊपर जो है 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो है वो फर्द जुर्म इनके ऊपर जो है वायद की गई थी और इनके जायदादें जो है वो जब्त करने का भी हुक्म दिया गया था। यही वजह है कि वो काफ़ी ऐसे से रूपोश भी हमें नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा। और जरताज गुल ने आज सामने आकर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हमने देखा कि उन्होंने इस वीडियो बयान के ऊपर जो है माफ़ी भी मांग ली है। तो एक ये बड़ी अहम खबर थी। फिर उसके बाद एक बड़ी अफसोसनाक खबर जिसके ऊपर जो है वो आज की वीडियो में जो है वो गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, और वो ये है कि ईरान के अंदर हमने देखा कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। हमने देखा ईरान के अंदर, और ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब के अंदर जो है वो 2 धमाके हुए हैं जिसके नतीजे
جس میں 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور کرمان کے جو نائب گورنر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا۔ ایران کی ایمرجنسی آرگنائزیشن نے بھی اعلان کیا ہے کہ دھماکوں میں کم از کم 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک اور 170 زخمی ہوئے ہیں، اور ہلال احمر جو ہیں ان کے تعلقات عامہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ زخمیوں کی مدد کے لیے بھیجے گئے 3 امدادی کارکن دوسرے دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خبر سا ایجنسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ بم جو ہے وہ 2 تھیلوں میں رکھے گئے تھے اور ریموٹ کنٹرول یہ دھماکہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور ایران کو اس حوالے سے جو ہے وہ کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایرانی پاسداران انقلاب جو ہے اس کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو جنوری 2020 کے اندر عراق میں امریکی افواج کے فضائی حملے میں ان کو مار دیا گیا تھا، اور 62 سالہ قاسم سلیمانی کو بغداد کے ہوائی اڈے پر ان کی کار میں ایک فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا، اور ان کے ہمراہ کار میں ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا کے عراقی کمانڈر جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اور اب اس کے بعد یہ جو ایران کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی ایک لہر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک طرف جہاں ایران جو ہے وہ بڑا کھل کے سپورٹ کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جو فلسطین کے اندر اسرائیلی فورسز کر رہی ہیں اور اس کے اندر حماس کی جس طریقے سے سپورٹ ایران کر رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اب ایران کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے یہ دیکھی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دہشت گردی کے حملوں کو روکنے کے لیے کیوں دنیا جو ہے وہ آگے نہیں آ رہی ہے، اور ان دہشت گردانہ حملوں کو روکنے کے لیے ایران کو دوبارہ نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیا اس کو صرف ایران کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے، وہاں دہشت گرد اٹیک کرائے جا رہے ہیں کہ وہ نہتے مسلمان جو فلسطین کے ہیں ان کے خلاف جو ایک حماس کی فورس برسر پیکار ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے؟ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑا اہم واقعہ جو ہوا جس میں شام میں قاسم سلیمانی کے ساتھی جو ہیں وہ ایرانی کمانڈر فضائی حملے میں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے، جس پر ایران نے اسرائیل کو جواب دینے کی بھی جو ہے وہ دھمکی دی گئی۔ تو اب ایک یہ نئی جنگ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے دنیا، اللہ کرے کہ سب خیریت رہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو۔ اللہ کے بعد